हेलो एवरीवन, मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथी बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती का एग्जाम बहुत ही निकट आ रहा है। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस को लेकर आगे बढ़ूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस प्रदान कर रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करे अपने हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगातार आते चलेंगे और हम उनका सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो समय कार्य से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको समय कार्य की नॉलेज देना चाहूंगा। देखिए, समय कार्य में एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो एफिशिएंसी पर और दूसरा टाइम पर। यानी जब भी हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो हमेशा वो दो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, एक तो एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी और एक टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ एफिशिएंसी से क्या मतलब है? एफिशिएंसी यानी हिंदी में क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कि ए वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, यानी एक इकाई समय में किया गया कार्य ही आपकी एफिशिएंसी कहलाता है। एक उदाहरण से इस चीज को समझाना चाहूंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आप 5 मिनट में 10 काम करते हैं, तो आप अपनी एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी हमेशा एक के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। मैंने बोला 5 मिनट में 10 काम करते हैं, तो 1 मिनट में आप कितना काम कर रहे होंगे वो आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। मैंने कहा आप 10 दिन में 10 काम करते हैं तो अपनी एफिशिएंसी बताइए। मैंने कहा 10 दिन में 10 काम करते हैं तो अपनी एफिशिएंसी बताइए। हमें एफिशिएंसी हमेशा एक के रेस्पेक्ट में होती है, यानी आपको 1 दिन में जितना भी आप काम कर रहे होंगे वो आपकी एफिशिएंसी कहलाएगी। उम्मीद करता हूं आपको एफिशिएंसी के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ए बी सी, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि ए बी से आधा कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी की यहाँ पर बात कर रहा है। उसने बोला है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी की आधी है। अब आधी आप अपनी मर्जी से बी को कुछ भी मान सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने बी को क्या मान लिया? 1। तो ए की एफिशिएंसी आधी रखनी है तो मुझे क्या करना होगा? 1/2। अब आगे क्या बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी बी से आधी है, जो सी से 3 गुना कुशल है। जो वर्ड जो बोला गया है, ध्यान रखना बच्चे, वो बी के लिए बोला गया है, यानी जो ये वर्ड जो होते हैं निकट वाले टर्म के लिए बोले जाते हैं। इसने बोला है कि बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है। तो बताइए, जब बी 3 गुना कुशल है तो सीधी सी बात है सी की एफिशिएंसी जो होगी वो 1/3 होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 1/3 रही होगी। तो अब हमारे सामने ए की एफिशिएंसी आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी आ चुकी है, सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं कि रेशियो की जब हम बात करते हैं तो हम बटे में जो वैल्यू लेकर चलते हैं, बटे में जो हमारी वैल्यू होती है हम उसको बटे में नहीं रखते, यानी उसको हटाने का प्रयास करेंगे। यानी अब एक चीज बताइए, यहाँ पर बटे में क्या है? 2, यहाँ पर इसके बटे में क्या है? 1, यहाँ पर इसके बटे में क्या है? 3। यानी मुझे 2 को भी हटाना है, मुझे 3 को भी हटाना है। इसलिए हम इस पूरे रेशियो में 3 और 2 के एलसीएम किससे गुणा करेंगे? 6 से। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। अब आप बताइए, 1/2 में जब आप 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। 1 में 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। और जब 1/3 में 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी अब आपके पास ये एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। आई बात समझ में? यानी कि रेशियो में हम बटे की जो वैल्यू होती है हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट वैल्यू करते, बिल्कुल सिंपल। आगे क्या होता है? आगे बोला गया है कि बी इस काम को 6 दिन में करता है। अब एक चीज बताइए, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। यानी बी एक काम 6 दिन में करता है, यानी 1 दिन में कितना काम करता है? बी 6। और उसने बोला है कि टोटल समय जो लग रहा है बी को कितने दिन लग रहे हैं? 6। और बी 1 दिन में कितना काम करता है? 6। यानी यहां से मेरे पास टोटल वर्क पता पड़ेगा कितना है? 36। भाई बी 1 दिन में 6 काम करता है और उसको काम कंप्लीट करने में 6 दिन लगते हैं, तो बी टोटल वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी गुना टाइम, 6 गुना 6 बराबर 36। यानी मेरे पास टोटल वर्क जो आया है 36 आया है। अब उसने पूछा है कि इस टोटल काम को यदि तीनों व्यक्ति मिलकर करेंगे तो कितने समय में करेंगे। अब समय मुझको निकालना है, तो बताइए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से यदि मैं भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा? समय। यानी टोटल वर्क कितना है? 36।
पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी कहां रखनी होगी, बटे में। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी बटे में क्या रख रहा हूँ मैं, 11, यानी कि ये मेरा टोटल टाइम आ जाएगा कि मेरा समय कितना लगेगा जब तीनों मिलकर इस काम को कर रहे होंगे। जब आप 11 से इसे भाग देंगे तो 11 दिया 33, बचा 3, लगा दिया दशमलव, हो गया 30, 11 दूनी 22, यानी कि ये 3.2 के समथिंग आपका आंसर रहा होगा। यानी जब भी आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देंगे। मेरे पास टोटल काम 36 बनकर आया और तीनों की एफिशिएंसी 3 और 6 9 और 2 11 रही है, और जब मैंने 36 को 11 से भाग दिया तो मेरा आंसर 3.2 के समथिंग आंसर आ रहा होगा। और इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, 3.2। आगे भाग दे लेंगे जो भी है आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब चलिए मैं एक बार आपके साथ क्वेश्चन को पढ़ता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब होता है कि उसने कुछ दूरी जो है वो पैदल तय करी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने कुछ दूरी जो है वो मतलब कि साइकिल पर चली है और उसकी स्पीड रही है 12 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको एक चीज बताई गई है कि आपने कुछ दूरी पैदल चली है, कुछ दूरी जो है साइकिल से चली है, और उसने आपसे पूछा है कि आपने बताइए पैदल कितनी दूरी चली है। तो दोस्तों इसके करने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम आपके लिए बेस्ट अप्रोच बताएंगे। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, एलिगेशन। एलिगेशन सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हम एलिगेशन लगाते कहां पर हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जहां भी 2 चीजों से मिलकर तीसरी चीज का निर्माण हो रहा होगा वहां हम हर जगह एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, मैं सवाल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी है। इसने इसमें से कुछ समय पैदल चला है और कुछ समय इसने साइकिल से चला है। हमें नहीं पता कितना समय वो पैदल चला है, कितना साइकिल से चला है, लेकिन कुल मिलाकर 8 घंटे चला है, और इस 8 घंटे में जो दूरी चली है वो 75 किलोमीटर की चली है। तो दोस्तों एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन का मतलब होता है कि जहां 2 चीजें मिलकर एक तीसरी चीज का निर्माण करें वहां हम हर जगह एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी पैदल चली है और उसकी स्पीड पैदल में जो है 5 किलोमीटर पर आवर रही है। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि वो व्यक्ति पूरे के पूरे 8 घंटे पैदल ही चलता, पूरे के पूरे 8 घंटे पैदल ही चलता, तो वो कितनी दूरी चल रहा होता। भाई जब स्पीड पैदल में हमारी 5 किलोमीटर पर आवर है और वो यदि पूरे के 8 घंटे पैदल ही चल रहा होता तो वो कितनी दूरी चलता, 5 8 40, यानी वो 40 किलोमीटर ही दूरी चल पाता। मैं कह रहा हूं दूसरी कंडीशन में कि यदि व्यक्ति पैदल नहीं चलता, वो पूरी की पूरी दूरी साइकिल से ही चल रहा होता, तो वो टोटल कितनी दूरी चलता। आप कहेंगे कि साइकिल से इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और यदि वो 8 घंटे साइकिल से ही चलेगा तो वो टोटल दूरी जो तय कर रहा होगा 12 गुणा 8 12 8 96 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। यानी कि यदि पूरे समय पैदल चले तो दूरी 40 किलोमीटर चलेगा और पूरे समय यदि साइकिल से ही चले तो दूरी 96 किलोमीटर चलेगा। लेकिन सवाल में बताया है कि उसने दूरी 75 किलोमीटर चली है। ये पैदल मिलकर प्लस साइकिल से मिलकर है। इसमें से कुछ दूरी पैदल चली है, इसमें से कुछ दूरी साइकिल से चली है। और मैंने बताया था कि एलिगेशन हर वहां जगह मिलेगा जहां 2 चीजें मिलकर तीसरी चीज का निर्माण कर रही होंगी। यानी पैदल चली गई दूरी, साइकिल से चली गई दूरी, और टोटल दूरी जो है 75, ये क्या है, साइकिल प्लस पैदल से मिलकर पैदल चलकर चली गई दूरी। यानी ये दूरी पूरी वो है जो पैदल चली गई है, ये दूरी वो है जो पूरी साइकिल से चली गई है, और ये दूरी वो है जो पैदल प्लस साइकिल से मिलकर चली गई है। यानी कि जब 2 चीजें मिलकर तीसरी चीज का निर्माण कर रही होंगी तो वहां हर जगह एलिगेशन लग रहा होगा। ये हमेशा जो वैल्यू आएगी ये एक टर्म से बड़ी होगी और दूसरी टर्म से हमेशा छोटी होगी। अब क्या करते हैं एलिगेशन में, एलिगेशन में अगला नियम ये है कि अब आपने दूरी पर एलिगेशन लगाया है। अब यहाँ से हमारा काम होता है कि यहाँ पर क्या ये जो रिजल्ट आएगा ये समय का रिजल्ट आएगा। यानी जब भी हम दूरी पर एलिगेशन लगाते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा समय का रिजल्ट आता है। यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, आप हमेशा बड़ी
इधर से इधर घटाते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, यानी हमेशा बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू घटाएंगे। जैसे 75 में से यदि मैं 40 घटाता हूं तो मेरे पास 35 आता है, 96 में से 75 घटाता हूं तो मेरे पास 21 आता है। अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट भाई समय का आया है। प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट जो आया है समय का आया है, यानी जब भी मैं डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाता हूं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा समय का आएगा। अब 21:35 मेरा समय का आया है। इस रेशियो को मैं थोड़ा और छोटा करता हूं, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, यानी मैं कह सकता हूं ये 3 जो है ये पैदल चलने का समय है, ये 5 जो है ये साइकिल से चलने का समय है। तो टोटल समय कितना है? 5 और 3 8, और सवाल में भी कितना बोला है? 8, यानी 8 की वैल्यू कितनी है? 8, 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 1, तो 3 की वैल्यू 3, यानी व्यक्ति जो पैदल चला है वो 3 घंटे चला है और जो साइकिल से चला है वो 5 घंटे चला है। भाई मेरे समय का रेशियो आया 3:5, यानी रेशियो में जो समय की वैल्यू आई वो 8 आई। सवाल के अनुसार भी 8 थी, यानी 8 की वैल्यू 8 रही होगी, 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 3 की वैल्यू 3 घंटे, 5 की वैल्यू 5 घंटे, यानी कि पैदल व्यक्ति का जो समय है वो 3 घंटे है और साइकिल से चला हुए व्यक्ति का समय है 5 घंटे। उसने पूछा है कि पैदल कितनी दूरी चली है। दूरी निकालने के लिए मेरे पास एक तो पैदल का समय होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर, और एक स्पीड होनी चाहिए, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। अब मुझे पता है कि पैदल व्यक्ति 3 घंटे चला है और सवाल में दिया हुआ है कि पैदल व्यक्ति जो चला है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रही है। तो बताइए पैदल 5 से 15, यानी व्यक्ति 15 किलोमीटर चला हुआ पैदल। इस 75 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चला है और 60 किलोमीटर चला है साइकिल से। यानी मैंने डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाया, मेरा जो रिजल्ट आया वो समय का आया। 5 और 3 8, सवाल में भी 8 घंटा बोला था, यानी मेरी A8 की वैल्यू 8 रही होगी, 1 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 5, यानी पैदल का समय 3 घंटे है, साइकिल का समय 5 घंटे है। पैदल की जो स्पीड थी वो 5 थी, साइकिल की स्पीड कितनी थी? 8 थी, तो 5 तिया 15 दूरी किसकी रही होगी? सॉरी, इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 12, यानी साइकिल से 12 पंजे 60 और पैदल से 5 तिया 15, यानी 15 किलोमीटर पैदल चला होगा और 60 किलोमीटर साइकिल से चला होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है ये एवरेज का है। हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है एवरेज का है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा फिर आपको एक डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। दोस्तों आपने एक एपी सीरीज का नाम सुना होगा। एपी सीरीज जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी सीरीज का मतलब क्या होता है? एपी सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी श्रृंखला जिसमें आने वाले जो नंबर होते हैं वो समान गैप पर चलते हैं। समान गैप से मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला एक नंबर 1 है तो अगला नंबर 2 है, यदि मैंने बोला अगला नंबर 2 है, यानी 1 का गैप है तो अगला नंबर भी 1 के गैप पर ही आ रहा होगा, अगला नंबर भी 1 के गैप पर ही आ रहा होगा। जैसे मैंने लिखा 2, अगला नंबर 4 लिख दिया, यदि यहाँ पर 2 है का गैप है तो आगे भी 2 का गैप रहना चाहिए हर टर्म में, यानी अगली आने वाली टर्म जो होगी 2 के गैप पर ही आनी चाहिए। यानी जब तक समान गैप पर नंबर आते चलते हैं तो वो हमारी एपी सीरीज कहलाती है। और एपी सीरीज जहां भी होगी वहां एवरेज निकालने की सबसे बेस्ट मेथड होती है। जैसे मैंने कहा आपके सामने मैंने ये 1 2 3 4 5 ये नंबर लिख दिए और मैंने कहा कि इनका एवरेज बताइए। आपको दिखे हुए नंबर जो है वो एपी सीरीज में चमक रहे होंगे और जब भी आपको एपी सीरीज चमकेगी तो हमेशा एवरेज निकालने की बेस्ट मेथड होती है क्या? कि पहला नंबर लीजिए प्लस आखिरी नंबर लीजिए बटे में 2 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, 5 और 1 6 बटे 2 यानी 3, यानी तीसरी टर्म आपकी एवरेज रही होगी। तीसरी टर्म क्या रही होगी आपकी? एवरेज। एक और एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं 2 4 6 8 10, ये आपके सामने सीरीज लिखी हुई है, इसका एवरेज बताइए। आपने देखा 2 2 4 2 6 यानी 2 के गैप पर सीरीज बनी हुई है, यानी आपको पता चल गया कि ये एपी सीरीज है। और एपी सीरीज का मतलब होता है जब भी एवरेज की बात होगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, यानी 10 और 2 12 बटे 2 6, 12 बटे 2 पहली टर्म लीजिए प्लस लास्ट टर्म लीजिए, 10 और 2 12 बटे में क्या कर दीजिए 2, यानी आपका एवरेज कितना रहा होगा 6। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। और चलिए इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझा है तो अब अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है? हमारा सवाल कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी टर्म
पूर्ण रूप में हो, जैसे 1 2 3, यानी दशमलव का रोल ना हो, वो इंटीजर वैल्यू कहलाती है। इसने कहा 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक, भाई 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक जो रहे होंगे 3 4 5 6 7 और 8 रहे होंगे। 1 2 3 4 5 और 5 पूर्णांक लेने हैं, 1 2 3 4 5। 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक ले लिए। इनने क्या बोला है, यदि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो इनके औसत में क्या कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यदि मैंने देखा पहले मैं बड़े पूर्णांकों को नहीं हटाता, जब मैं आपका एवरेज चेक करता हूं तो मेरा एवरेज कितना आता है आपको पता है, ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो एवरेज निकालेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, यानी 3 प्लस 7 बटे 2। क्या एवरेज रहा होगा 5, क्या एवरेज रहा होगा 5। अब उसने बोला है कि यदि इस सीरीज में से हम सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दें तो इसके एवरेज में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। सबसे पूर्णांक मेरे सामने क्या है 7, इस 7 को मैं मिटा देता हूं तो मेरे पास अब जो नंबर बचते हैं वो 4 बचते हैं, और ये चारों नंबर एपी सीरीज में ही लिखे हुए हैं। तो अब यदि मुझे इनका एवरेज निकालना है तो अब एवरेज कितना रहा होगा 3 प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6 बटे 2, 6 3 9 बटे 2 यानी 4.5। जो एवरेज मेरा पहले 5 था वो एवरेज 4.5 रह गया। इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का चेंज आया है, प्रतिशत का चेंज पूछा है यानी कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो आपको हमेशा पहले ये देखना है कि कितनी कमी आई है। पहले 5 था अब 4.5 है यानी 0.5 की कमी आई है, बटे बेस में हमेशा वैल्यू रखनी है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जिसे देखकर आपको पता चल रहा है कि किससे ज्यादा है या किससे कम है। बताइए 0.5 की कमी आई है, ये कमी 0.5 की किस पर आई है 5 पर, यानी बटे में आप 5 रख रहे होंगे, और प्रतिशत की बात है तो आप 100% से गुणा कर रहे होंगे। आपको दशमलव जब हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ेगी, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी जो आपके एवरेज में कमी आ रही होगी वो कितनी होगी 10% की। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ए के पास कुछ सिक्के हैं, ए के पास कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का जो वजन है वो कितना है 63 ग्राम। ए के पास कुछ सिक्के हैं और उनका वजन कितना है 63 ग्राम, और बी के पास कुछ सिक्के हैं जिनका वजन कितना है 77 ग्राम, यानी बी के पास कुछ सिक्के हैं उनका वजन कितना है 77 ग्राम। आगे इसने क्या बोला है कि यदि सिक्कों का जो वजन है वो पूर्णांक में है, सिक्कों का जो वजन है यानी एक सिक्के का जो वजन है वो पूर्णांक में है। पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण रूप से पूर्ण डिजिट में, यानी जैसे 2 3 4 5 6, यानी दशमलव में नहीं हो सकता। एक सिक्के का वजन जैसे 7 बोल दिया, 8 बोल दिया, 9 बोल दिया, यानी पूर्ण इंटीजर में वो टर्म होगी। अब इसने बोला है कि एक सिक्कों का जो वजन है वो पूर्ण रूप से यानी पूर्णांक है, और सभी सिक्कों का जो वजन है वो इकसार है, यानी हर सिक्का इक्वल ही वजन का है। तो उसने पूछा है कि ए और बी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या बताइए। अब एक चीज मुझे बताइए कि यदि मैं कहूं ए के पास 63 ग्राम के सिक्के हैं, यानी टोटल जो वजन है सिक्कों का वो 63 ग्राम है। यदि मैं पूछता हूं एक सिक्के का वजन 1 ग्राम है तो ए के पास टोटल कितने सिक्के रहे होंगे, आप कहेंगे 63 सिक्के होंगे। यदि एक सिक्के का वजन 1 ग्राम है तो बी के पास कितने सिक्के रहे होंगे 77 सिक्के रहे होंगे। यदि मैं पूछता हूं एक सिक्के का वजन यदि कहता हूं 3 ग्राम है तो बता सकते हो ए के पास 63 ग्राम, यदि टोटल वजन है 3 ग्राम का एक सिक्का है तो टोटल सिक्के कितने रहे होंगे, आप कहेंगे 3 दूनी 6 21 सिक्के रहे होंगे। यानी कि यदि सिक्के का वजन बढ़ता है तो इनके पास सिक्कों की संख्या कम होती चली जाती है। तो यानी कि अब इसने पूछा है कि कम से कम सिक्के रखने हैं तो मुझे क्या करना होगा, वजन मैक्स टू मैक्स लेना होगा, वजन अधिक से अधिक लेना होगा। और जब अधिक से अधिक की बात आती है तो आप सब लोग को जानते हैं कि वहां हम मैसे की बात कर रहे होते हैं, यानी मैसे की बात कर रहे होते हैं। जब आप 63 और 77 का मैसे लेंगे, 63 और 77 का मैसे लेंगे तो मैसे लेने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है इन दोनों संख्याओं का आप अंतर देखिए। मैसे लेने की जो सबसे अच्छी ट्रिक होती है वो इन दोनों संख्याओं का अंतर देखिए। अंतर जब आप देखेंगे 63 और 77 का तो आंसर होगा 14। या तो ये संख्या जो आती है या तो अंतर ही उसका मैसे होता है या अंतर का कोई फैक्टर उसका मैसे होता है, या तो अंतर ही मैसे होता है या अंतर का कोई फैक्टर मैसे होता है। आप देखेंगे 14 तो इसका मैसे हो नहीं सकता क्योंकि 14 से 63 नहीं कटता, 14 से 77 नहीं कटता। तो 14 के अलावा दूसरी टर्म इसमें 2 गुणा 7 छिपा हुआ है 14 में। आप 7 से चेक करें
करेंगे कि 7 से 63 भी कटता है, 7 से 77 भी कटता है, यानी 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 63 और 77 को काट रही होगी। में से हमारा 14 नहीं हुआ, या तो अंतर ही में से होगा या इस में अंतर का कोई एक फैक्टर इसका में से रहा होगा। इसका फैक्टर 7 हमें चमक गया, वो बड़ी सा बड़ा नंबर भी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा होगा। यानी कि मुझे यहाँ से पता पड़ गया कि 7 इनका में से आया। यहाँ से में से का मतलब है कि उस सिक्के का जो मैक्स टू मैक्स वजन मुझे लेना है वो 7 लेना होगा। उस सिक्के का मैक्स टू मैक्स वजन जो लेना है वो मुझे 7 लेना होगा। यानी एक सिक्के का मैक्स टू मैक्स वजन यदि 7 होगा, एक के पास 63 ग्राम के यदि सिक्के हैं, एक सिक्के का वजन 7 ग्राम है, तो 63 सिक्के कितने ग्राम के होंगे, मतलब 63 ग्राम वजन बनाने के लिए 9 सिक्के तो ए के पास रहे होंगे, और 77 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 11 सिक्के बी के पास रहे होंगे, यानी टोटल जो सिक्के रहे होंगे वो 20 रहे होंगे। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो सर्ट्स एंड इंडिस से रिलेटेड है, यानी घातांक और करनी से संबंधित है। हमारा जो अगला सूत्र है वो घातांक और करनी से रिलेटेड है। हमारा जो सवाल है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। √5, देखिए सारी जो वैल्यू है ये रूट में लिखी हुई है, रूट यानी यहाँ पर रूट के अंदर लिखी हुई है। अगली जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारी 2, और यहाँ पर 3 की घात 3 लिखी हुई है। आपसे मैं यदि एक सवाल पूछता हूँ, आपसे यदि मैं पूछता हूँ कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? यानी जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 2 मानते हैं, और जब 2 मानते हैं तो इसका आप करते हैं कि इसका मुझे 1/2 निकालना है। तो उसी प्रकार हम इस सवाल को कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे? सबसे पहले आपने देखा 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? रूट, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी मुझे इसकी घात 1/2 करनी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब इसके आगे मैंने देखा फिर रूट चढ़ा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है, यानी मुझे फिर इस टर्म की वैल्यू 1/3 करनी होगी। अब मैंने देखा कि अब कंप्लीट मेरा इतना सवाल हो चुका है, फिर मैंने देखा इस कंप्लीट सवाल के ऊपर फिर रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर 5 वैल्यू लिखी हुई है, यानी मुझे फिर इस क्वेश्चन की वैल्यू 1/5 करनी होगी। अब आप जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात चढ़ रही होती है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी जब आप अब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्या 3 की घात 3 में मतलब इन घातों की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/5। आप देख रहे होंगे क्या 3 से 3 कट रहा होगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 5 दूनी 10 बच रहा होगा, यानी मेरा आंसर 3 की घात 1/10 आ रहा होगा। आई उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। यदि बेहतरीन समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी अपने शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ताकि एग्जाम में उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत फिर हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो नंबर सिस्टम से है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम से क्या है? इसने बोला है कि 20 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, 20 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, उनके औसत की गणना करते हैं। जब हम एक संख्या को उसके अंकों के साथ उल्टे क्रम में लिख देते हैं, और ऐसा करने से हमारा जो औसत आता है वो 3.6 कम था। तो हमसे पूछा है कि उन संख्याओं के अंकों में कितना अंतर रहा होगा। दोस्तों जो भी कोई 2 अंक की संख्या लिखी जाती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, 10x + y की फॉर्म में लिखी जाती है। 10x + y की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? 10x + y की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? जैसे मैंने 2 अंकों की संख्या 42 ले ली, इसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। इसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। इकाई के अंक को y मान लिया है, दहाई के अंक को x मान लिया है। तो आप करेंगे 10 × 4 40 + 2 42, यानी हर 2 अंक की संख्या को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x + y की फॉर्म में। लेकिन उसने कहा इनमें से एक संख्या को इसके क्रम उल्टे कर दिए गए हैं। क्रम उल्टे करने का मतलब है इकाई के स्थान पर दहाई का अंक और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक में ले गया हूं। यानी मैंने संख्या को 10y + x की फॉर्म में लिख दिया है। इस प्रकार जो मेरा औसत निकालते में अंतर आया है वो 3.6 का अंतर आया है। आप जानते हैं कि एवरेज की जब हम बात करते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है पदों का योग, यानी सम बटे टोटल ऑफ नंबर। टोटल ऑफ नंबर। आप जब भी
आपको दिया जाए कि एवरेज में इतना चेंज आ गया, तो आप वहां से यदि सम में चेंज निकालना है कि सम में कितना चेंज आया होगा। एवरेज में चेंज आने का मतलब है कि हर व्यक्ति पर उतनी कटौती होती चली गई है, हर व्यक्ति पर 3.6 की कटौती होती चली गई है। तो टोटल योग में कितना चेंज आया होगा, तो एवरेज में चेंज गुना नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता पड़ेगी आपका योग में कितना चेंज आएगा। आपने एवरेज में 3.6 का चेंज बोला है, आपके पास टोटल 20 नंबर थे, तो आपके पास टोटल 20 नंबर थे, तो 3.6 की जब आप 20 में गुणा करेंगे तो आपका 72 आ रहा होगा। यानी आपका योग में कितना चेंज रहा होगा, 72 का। योग में कितना चेंज रहा होगा, 72 का। ये योग में चेंज क्यों आया, क्योंकि जब आपने 10x प्लस वाई था, इसको 10y प्लस x लिख दिया, और इनका अंतर ही तो ये 72 आया होगा, इनका अंतर ही तो ये 72 आया होगा। भाई जो नंबर आपने 10x प्लस वाई की फॉर्म में था, आपने वो नंबर 10y प्लस x की फॉर्म में लिख दिया, तो इन दोनों नंबर का अंतर ही तो 72 रहा होगा। अब पूछा है कि अंकों का योग बताइए। 10x में से जब आप ये प्लस x है, बाहर माइनस लगेगा, जब आप इसे घटाएंगे बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये अंदर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब आप घटाएंगे 10x में से x तो 9x होगा, और 10y में से y घटाएंगे तो माइनस 10y में प्लस y जोड़ेंगे तो माइनस के 9y होगा, और ये 72 होगा, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस y की जो वैल्यू होगी 9 × 72, यानी उनकी डिजिट में अंतर रहा होगा, वो कितना रहा होगा, 8। अंतर कितना रहा होगा डिजिट में, 8। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हम करने के बाद अपने आज की समाप्ति करते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ये सर्ट्स एंड इंडिसेस से आया हुआ है। 2√3 प्लस 5√3 और माइनस √12। आपसे पूछा है कि इस व्यंजक का मान बताइए, इस व्यंजक का मान कितना होगा, इस व्यंजक का मान बताइए। तो आपको एक चीज करनी है, वो चीज क्या करनी है, आप देखेंगे 2√3 प्लस 5√3, ये तो सीधा सीधा 7√3 बन रहा होगा, 7√3 बन रहा होगा, माइनस ये √12 है। इस √12 को सिंपलीफाई हमें करना है। सिंपलीफाई कैसे करना है, इस √12 को लिख सकते हैं आप 4 × 3, इस √12 को लिख सकते हैं 4 × 3। और आप जानते हैं 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, यानी ये 4 तो 2 का, इसका 7√3 माइनस इस 4 का जब आप अंडर रूट ले रहे होंगे तो 2 बाहर रहा होगा, लेकिन 3 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो रूट में ही रहा होगा। तो 7√3 माइनस 2√3 बराबर 4√3 इसका आंसर आ रहा होगा। यानी चीजों को सिंपलीफाई करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में हमें उसे बताइए, हम पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को आपका डाउट खत्म करने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, और इन्हीं वीडियो के साथ हम डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे, और आप इन्हीं डेली प्रैक्टिस सेट को करते रहें ताकि आपको एग्जाम हॉल में बैठने में कोई भी संकोच ना हो, कोई भी आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।